हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन से ऐसा फैक्टर होता है जो कि रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने बात किए थे कि जो एंजाइम्स होते हैं ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, एंजाइम्स जो होता है ये सबस्ट्रेट है उसके साथ बाइंड होने के बाद रिएक्शंस की जो स्पीड होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। जैसे हमने बात किए थे डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रहेगा तो डाइजेस्ट होने के लिए जो खाना 16 साल लग जाएगा है, तो 4 घंटे में काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो स्पीड है, कौन सी ऐसा फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है जो कि स्पीड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो एंजाइम्स रहेगा स्पेसिफिकली द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशंस। जो कंडीशंस में वो रह रही हैं, हमने घर में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, वही कंडीशन को हम चेंज कर लेते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि हॉट टेम्परेचर में इसमें वहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है। क्यों रहता है हम बात करेंगे। व्हिच कैन ऑल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंजाइम किससे बनी हुई है ना, प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन जो होते हैं वही जो अमीनो एसिड्स की मतलब इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस रहेगा। तो स्पेसिफिकली होता क्या है, मान लीजिए आपने टेम्परेचर में कोई बदलाव लाओगे, अपने पीएच में कोई बदलाव लाओगे, ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो अफेक्ट करेगा वही प्रोटीन के ऊपर, जिस वजह से एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स जो बाइंड होता है सबस्ट्रेट के साथ उनकी वही एक्टिव साइट्स रहता है, और वही एक्टिव साइट्स भी सबस्ट्रेट के साथ अच्छे से बाइंड होगा। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, वो अच्छे से अकोमोडेट होगा। उसके बाद ये सबस्ट्रेट को क्या कर लेता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। यदि उनकी एक्टिव साइट्स में कोई मतलब कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, चाहे तो टेम्परेचर हो या तो पीएच हो, उस वजह से कोई यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन आया तो सबस्ट्रेट से अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा। सबस्ट्रेट से बाइंड होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, समझ में आए ना। तो इसलिए तो जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, दिस इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच एंड चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, जो टेम्परेचर होता है एक लिमिट में, है ना, लिमिट में मान लीजिए पर्टिकुलर कुछ एंजाइम्स होता है उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो अच्छे से, जैसे जैसे टेम्परेचर इनिशियली क्या होता है, जैसे जैसे अपने टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, वहाँ पर कोलिजन क्रिएट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट तक। उसके बाद आप जितने टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, उनका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना वो लॉस्ट हो जाएगा। द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे मान लीजिए 10 डिग्री है ना, तो आपको इतना प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट 5 आ रहा है, तो 20 डिग्री करोगे आपको 15 आ जाएगा। आपने 30 डिग्री करोगे तो ये मान लीजिए 70 आ जाएगा। 40 डिग्री करोगे 100 हो जाएगा। लेकिन आपने 40 से 45 करोगे और इंक्रीज नहीं होगा। एक पर्टिकुलर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस तक वो काम कर सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शंस ऐसे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे क्यों ऐसे होता है, क्योंकि ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी बोथ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंश्योर मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन। सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच में ज़्यादा कोलिजन क्रिएट होगा, जिस वजह से जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है जो है इंक्रीज हो रहा है। 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन अचीव इट्स मैक्सिमम रिएक्शन एट एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर। मतलब कि बीच में, ऐसा नहीं कि एकदम लो टेम्परेचर में अच्छे से काम करेगा या तो एकदम हाई टेम्परेचर में, ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट टेम्परेचर में वो अच्छे से उनकी परफॉर्मेंस शो करता है, जिस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के डेफिनेशंस क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम्स उनकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस शो करता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि सारे एंजाइम्स की 40 डिग्री है, वो एंजाइम टू एंजाइम वेरी करेगा, ठीक है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे टैग पॉलीमरेज के बारे में, थर्मोस एक्वाटिकस, जो कि आर्किया के अंदर पाया जाता है, वो तो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में भी काम कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन सारे एंजाइम्स ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर, अब मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन से बने हुए हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उनकी जो प्रोटीन फॉर्म है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, अनफोल्ड हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी उनका लॉस्ट हो जाएगा। यदि लो टेम्परेचर रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा प्रोटीन, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करता है, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट एक्टिविटी मतलब एंजाइम जिस टेम्परेचर में उनकी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है, हम उसको टेम्परेचर मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो करोगे तो क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, हाई करोगे भी अच्छा नहीं रहेगा। तो स्पेसिफिकली हम जो खाना है ना रेफ्रिजरेटर के अंदर क्यों डालते हैं, क्योंकि एंजाइम उनके ऊपर एक्शन ना दिखाए, क्योंकि एंजाइम्स एक्शन दिखाएगा जो खाना जो है ना
एंजाइम वजह से ही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो खाना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पीएच। पीएच की मामला भी वही है। तो प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बनी हुई है, ठीक है ना। एंजाइम्स तो प्रोटीन है, अल्टीमेटली अमीनो एसिड से बनी हुई है। हर एक अमीनो एसिड्स की एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहता है, यानी कि ड्यूटराइन प्रॉपर्टी शो करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में, पीएच में। तो इसी तरीके से वो सेंसिटिव रहेगा पीएच के लिए। तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज अमीनो एसिड रहता है ना, तो यदि अपने पीएच को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उनकी ड्यूटराइन जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ओवरऑल अमीनो एसिड्स की जो चार्ज है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पीएच में भी वो काम करता है, उनके अच्छा एक्टिविटी शो करेगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है अच्छा रहता है। उसके बाद पेप्सिन जो होता है pH 2 में एक्शन दिखाएगा। पेप्सिन आपको कहाँ दिखने को मिलता है, स्टोमक के अंदर दिखने को मिलता है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। वहीं पे ट्रिप्सिन की यदि हम बात करेंगे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यूपी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और वहीं पे pH 8.5 यानी कि अल्कालाइन पीएच है, यहाँ पर हाईली एसिडिक पीएच है। वो भी वेरी करता है, एंजाइम टू एंजाइम वो भी वेरी करता है। उसके बाद ये दो चीज़ जो हो गया, जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज अफेक्ट करेंगे, वही फैक्टर है। यदि हम बात करेंगे और क्या फैक्टर है, और एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हर एक एंजाइम्स कितनी, ठीक है ना, सबस्ट्रेट जो उनकी एक एक्टिव साइट रहता है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। इनिशियली जब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्टिव रिएक्शंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। सारी चीज़ें जो होता है वो एक लिमिट तक। मान लीजिए कि ऐसे इतना एंजाइम्स है जो कि 50 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकता है, ठीक है ना। 50 सबस्ट्रेट के साथ आपने 10 सबस्ट्रेट डाला है, तो जितना प्रोडक्ट दे रहा था 20 डालोगे फिर ज़्यादा देगा, क्योंकि बाइंड हो पाएगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा। उनके पास टोटल 50 सबस्ट्रेट बाइंड होने की कैपेसिटी है। आपने 30 दोगे तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया, प्रोडक्ट भी बढ़ा, ठीक है ना। 40 दोगे फिर बढ़ेगा, 50 दोगे बढ़ोगे, 50 के बाद आपने 60 करोगे बढ़ोगे, सोचोगे कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है खत्म हो चुका है। विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस राइजेस फास्ट। तो पहले इंक्रीज होगा, लेकिन एक टाइम के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी जब गेन कर लेगा उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सारे उनकी साइड जो है ना ऑक्यूपाई हो चुका है, तो नहीं हो पाएगा। ये तीनों फैक्टर जो होते हैं बेसिकली वो अफेक्ट करते हैं आपके एंजाइम जो रिएक्शंस है ना उस कैटालाइटिक रिएक्शंस को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।